नमस्कार दोस्तों, मैं दुबे आईएएस एकेडमी के चैनल पर जेएसएससी पेपर 2 का जो हिंदी लैंग्वेज पेपर है उसी से संबंधित आपका एक कहानी स्टोरी है। नीलम देश की राजकन्या के बारे में आपके सामने डिस्कशन कर रहा हूं, चर्चा कर रहा हूं, जो न जैनेन्द्र कुमार के द्वारा 1933 में ये स्टोरी लिखा गया। और ये आप सभी को एक बार पुनः आपसे कह दूं कि यदि जेएसएससी सीजीएल को क्रैक करना चाहते हो, यदि कोई भी लैंग्वेज होता है तो ये लैंग्वेज आपके लिए बहुत बड़ा मेरिट लिस्ट बनाने में योगदान देगा। इसीलिए लैंग्वेज पेपर को और इसके साथ साथ झारखंड टॉपिक को पूर्णतः एक कंप्लीट स्टोरी, पूरा एक कंप्लीट पैकेज में अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए, ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन यहां से गलत ना हो सके। तो चलिए मैं आज की जो स्टोरी है नीलम देश की राजकन्या, यहाँ स्टार्ट करने से पहले कुछ मैं आपको इन्फॉर्मेशन भी दे दूं कि दुबे आईएएस एकेडमी के चैनल के माध्यम से मैं प्यारे मित्रों आपको ये भी कहना चाहता हूं कि हमारी जो क्लासेस है ऑनलाइन ऑफलाइन ये दोनों जगह चल रही है। ऑनलाइन में आपका है एक यूट्यूब चैनल हो गया और दूसरा हो गया जो दुबे आईएएस एकेडमी का अपना ऐप है। ऐप के माध्यम से जो जेएसएससी पेपर 2 का हिंदी लैंग्वेज पेपर उसका 1100 चार्जेस एक कंप्लीट सिलेबस दिया जाएगा और कंप्लीट सिलेबस के साथ साथ आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा, ताकि इससे आने वाले क्वेश्चन में आप एक भी गलत ना करो। इसके बाद जो भी हमारा जेएसएससी की एग्जाम है, यदि आप तैयारी कर रहे हो, यदि करना चाहते हो, समझ गए, यदि पूर्णतः कंप्लीट यानी कॉन्फिडेंस लेकर है एग्जाम में बैठना चाहते हो, तो आइए हमारी क्लासेस ज्वाइन कीजिए, जो हमारी टीम के द्वारा है काफी बेहतर तरीके से आपको क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है। ओके, और झारखंड में मात्र आपको 499 रुपया है और जेएसएससी का पेपर 1 और पेपर 3 का टोटल चार्ज है 999 रुपया। तो चलिए हम सभी आज की जो स्टोरी है नीलम देश की राजकन्या के ऊपर हम सभी डिस्कशन करते हैं। नीलम देश की राजकन्या जो एक बहुत ही मनोरंजन कहानी है, मनोभाव को यहां पर दिखाया गया, ध्यान रखना है। तो जैनेन्द्र कुमार के द्वारा जो 1933 ईस्वी में ये कहानी लिखी गई है, यानी यहीं बगल में मैंने लिखा आनंदी लाल, एक्चुअली में इनका मूल नाम होता है आनंदी लाल होता है। यह भी एग्जाम में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यह कहानी किस प्रकार की है? ये कहानी है जो एक मनोवैज्ञानिक कहानी है, यानी एक प्रकार का विज्ञान ही है जिसमें बालक या मनुष्य की मानसिक और व्यवहारिक कार्यों का अध्ययन किया जाता है। मन का अर्थ मस्तिष्क या मस्तिष्क का अर्थ मन से लगाया जाता है, यानी यहां एक काल्पनिक कहानी दिखाया गया, यानी मिथक के माध्यम से एक किशोरी अवस्था में जो प्रेम की व्याख्या किया गया यहां पर। तो चलिए हम सभी टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा रानी मन की प्रकृति भाव दशा बखूबी प्रस्तुत किया गया है। ये कहानी जो होता है भाषा शैली में साहित्यिकता, गंभीरता और प्रतीकात्मक विद्यमान प्रेजेंट होता है। तो ऐसे एक राजकन्या है, आप देख रहे होंगे ये स्लाइड में मैंने रखा राजकन्या है जो साइड में बैठी हुई है और अपनी हमारी काल्पनिक दुनिया में वो खोई हुई है। एक ऐसी है जो इनके चारों तरफ हरियाली होने के पश्चात भी सखी सहेलियां उनकी है, चाहे मनोरंजन कर रही है, खेल रही है, हंसी ठिठोली कर रही है, फिर भी इनको उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है, बल्कि एक पेड़ के किनारे बैठकर, पेड़ के पास बैठकर वो एक काल्पनिक दुनिया में वो खो रही हैं। उसी काल्पनिक दुनिया में जो खोते उनकी जो सहेलियां चिढ़ाती है कि क्या आप है राजकुमार का वेट कर रही हो। तो ध्यान रखें, इसी के ऊपर ये कहानी है। तो चलिए हम सभी कहानी स्टार्ट करते हैं और कहानी से पहले कुछ टॉपिक हम सभी स्टडी कर लेते हैं जो ज्ञानेंद्र कुमार की बायोग्राफी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन अराइज हो सकता है। मैं सबसे आपसे कहूं डिस्कशन ध्यान रखना है। इनका जन्म जो हुआ था 2 जनवरी 1905 ईस्वी को हुआ था और जन्म स्थल हो गया अलीगढ़ हो गया। मृत्यु इनकी हुई थी डेथ 24 दिसंबर 1988 ईस्वी को हुआ था और मृत्यु स्थल हो गया वो दिल्ली हो गया। इनका मूल नाम है आनंदी लाल हो गया और इनको पद्म पुरस्कार से भी ये पुरस्कृत किया गया, अवार्ड प्रोवाइड किया 1974 में। जो इनकी उपन्यास है ध्यान रखिएगा परख, यानी आप देखोगे सबसे पहली उपन्यास, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि जैनेन्द्र कुमार की पहली उपन्यास कौन है और किस इश्यू में लिखा गया, तो उसका आंसर हो गया परख। इसके बाद सेकंड हो गया सुनीता 1935 में, त्यागपत्र हो गया, कल्याणी हो गया,
विवर्त हो गया, सुखदा हो गया, व्यतीत हो गया, जयवर्धन हो गया। यानी ये सभी उपन्यास है जो ज्ञानेंद्र कुमार के द्वारा लिखी गई है। ध्यान रखना, कहानी संग्रह के बारे हम सभी स्टडी करते हैं तो एक आपका होता है फांसी, यानी सबसे पहले कहानी संग्रह में आपको कौन सा हो गया, फांसी हो गया, वातायन हो गया, नीलम देश की राजकन्या जो आपके ये सिलेबस में है 1933 में, ये ध्यान रखना। एक रात हो गया, दो चिड़िया, पाजेब। पाजेब, पाजेब का मतलब समझता है, एक बालक के पैरों में जो घुंघरू होता है ना, खनक खनक बजते रहता है, उसी को हम लोग पाजेब कहते हैं, यानी उसके ऊपर भी वो कहानी लिखे। जय संधि हो गया, ज्ञानेंद्र कुमार की कहानी हो गया, ये हटा दीजिएगा, ओके, ये हो गया। और मान लीजिए एग्जाम में किस प्रकार से, एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ, एक रात, दो चिड़िया, पाजेब, जय संधि, इनमें से आपको अरेंज करना है कि पहले कौन आएगा। ध्यान रखना, ये सभी आप लोग को है याद कर लेना है, इसको छोड़ दीजिएगा, ये दोनों पार्ट जो है ना इसको छोड़ दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान। और सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। तो पहला याद रखना है परख, इसके बाद है फांसी, और ध्यान रखना एक है नील देश की राजकन्या जो कब लिखा, 1933 ईस्वी में। पाजेब लिखा गया 1942 में, ध्यान रखिए 1942 ईस्वी में लिखा गया। ओके, इस प्रकार हम ज्ञानेंद्र कुमार के द्वारा जो कविताएं लिखे गए, इनका जन्म मृत्यु हो गया, अब बायोग्राफी के बारे में हम सभी चर्चा किए। चलिए अब नेक्स्ट हम सभी अपने स्टोरी पर आते हैं। जो स्टोरी रहेगा ना, ओके, ये कहाँ की है, तो नीलम देश की राजकन्या। तो ये जो नीलम होता है एक पत्थर होता है, जैसे हम लोग हैं अंगूठी में पत्थर का यूज करते हैं, ओके, उसी प्रकार जैसे पुखराज हो गया, हीरे का पत्थर हो गया, नीलम का पत्थर हो गया, ओके, वह एक पत्थर का हमारा। तो नीलम देश की राजकन्या, ओके, यह जो है वह 7 समुंदर पार के नीलम का द्वीप है, 7 समुंदर पार है जो एक नीलम का द्वीप है, वहां पर इसकी कहानी का चर्चा किया गया, वहीं की यह कहानी है। अब मैं इस कहानी को, स्टोरी को पढ़ भी रहा हूं, और आपका ये पूरा जो ये मैं स्लाइड जो बनाया हूं वो आपको है दुबे IAS अकेडमी के ध्यान के टेलीग्राम पर आपको ये प्रोवाइड किया जाएगा। यदि पूरा हमारे PDF आप है डाउनलोड करना चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा, दुबे IAS, ओके। वहां की राजकन्या को एकाएक किन्नरी बलाओं का हास कौतुक जाने क्यों फीका लगने लगता है। यानी राजकन्या है, वो अपना इनके साथ कई सहेलियां हो गया, किन्नर हो गए, बालिका हो गए, जो चारों तरफ वो घिरे रहती है और आपस में खेल रही है, फिर भी राजकन्या है एक साइड में बैठ कर वो क्या करती है, ये हंसी मजाक भी इनको फीका लगने लगता है। आमोद के साधन सभी है, आमोद का मतलब सुख सुविधा के साधन सभी है, अनेकानेक स्वर्ग की अप्सराएं सेवा में रहती है, और उनकी जो स्वर्ग की अप्सराएं हैं सेवा करती है। ध्यान रखिए, अनेकानेक गंधर्व बलाएं, किन्नरी तरुणियां, महल, ओके, यानी इनके चारों तरफ गंधर्व बलाएं रहती है, किन्नरिया युवतियां रहती है। और ये महल जो होता है ना, महल 3 है, ध्यान रखना। एक हो गया जिसको हम लोग कहते हैं पुखराज का महल, दूसरा हो गया पन्ने का हो गया, और तीसरा हो गया हीरे का। यानी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि राजकन्या की कितनी महल हैं, तो 3 हो गया, तीनों में से पुखराज हो गया, पन्ना हो गया और हीरे का हो गया। अप्सराएं उनसे ऐसे डोलती है जैसे फुलवारी, और उनसे उज्जवल हंसी की फुहार फुट फुट कर पराग से चहु और बिखेरते रहती है। यानी ये ऐसे हमारे राजकन्या है, वो घिरे रहती, उनको राजकन्या के चारों तरफ घिरे रहती अप्सराएं, ओके, हंसी मजाक करती हैं, ये फूल के जो पंखड़ी होते हैं वो तोड़ तोड़ के इनके ऊपर बिखेरती है और हंसी मजाक करते रहती है, और इनके साथ सभी दुलार करती है, उनको दुलार करती है। पर राजकन्या जी जाने कैसे रहने लगी, लेकिन राजकन्या को इसमें भी उनका है मजा नहीं आ रहा है, वो काल्पनिक दुनिया में खोई हुई रहती है। नेक्स्ट, बड़े बड़े प्रसादों के आंगनों, यानी प्रसाद का मतलब होता है महल, बड़े बड़े प्रसाद है जो कोष्ठों में जाकर राजकन्या अपने आप को मानो बहलाती फिरती है, और पर सब तरुणी संगनी के बीच में घिरी रहकर भी जाने कैसे उसे सुना सुना लगता है। यानी राजकन्या, बड़े बड़े राजकन्या के पास महल है,
क्लियर। और वो चारों तरफ एक कोना से दूसरी कोना घूमती रहती है, फिर भी उनको अकेला महसूस होता है। यानी फिर भी इनके हमारे कई ध्यान के कई सखियां रहने के पश्चात भी उनको अकेला महसूस होता है। कहती हैं तुम जाओ। जब राजकन्या से उनकी सहेलियां मजाक करने लगती है, उनको चिढ़ाने लगती है, तो राजकन्या क्या कहती है अपने सहेलिया के साथ कि तुम जाओ, मुझे तो तुमने बहुत ही आनंदित कर दिया है, मैं उतने के योग्य नहीं हूं, बस तुम्हारे हाथ जोड़ती हूं, मुझे अब अकेला छोड़ दो। कहते बहुत तुम हमको प्रसन्न किए, बहुत तुमको है दिलासा दिलाए, आनंदित किए, लेकिन हमें ये सब पसंद नहीं है। और राजकन्या अपनी सहेली या सखिया से हाथ जोड़ती है कि यहां से चले जाओ, हमें अकेला छोड़ दो। किन्नरिया सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ती है, और यह बात उनकी किन्नरिया सुनती है तो खिलखिलाकर यानी ठहाके मारकर हंसती है। कोई वेणी में फूल खोज देती है, कोई क्या करती है उनके बालों में एक फूल खोज देती है, कोई राजकन्या की देह पर पराग बखेर देती है और कहती है सखी हमको दुत्कारो मत। और जब राजकन्या उनको बार बार भगाने लगती है तब उनको कहती है दुत्कारो मत हमें। उनकी सखिया कहती है राजकन्या से राजकुमार आएंगे तब हम अपने आप चली जाएंगी, घबराओ मत। यदि राजकुमार तुम्हारे ख्वाबों की ख्यालों में जो कुमार खोए हुए हैं यदि आ जाएंगे तो ऑटोमेटिक हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, आपको तंग नहीं करेंगे। ओके। और यह कहकर वे फिर से खिल कर हंस पड़ती हैं, और यह कहकर उनकी सखिया जो थी, किन्नरिया जो बालाएं थी, वह उनका मजाक उड़ाती है और ठहाके मारकर हंसने लगती है। इसके बाद आपका है राजकन्या कहती है कैसा राजकुमार। तो राजकन्या है अचानक वो हमारा है काल्पनिक दुनिया से निकल कर कहती है अरे कैसा राजकुमार। समझ गए? तो यानी क्या हम राजकुमार के बारे में सोच रहे हैं? कौन राजकुमार? तुम मेरी बैरिन क्यों बन रही हो? बैरिन का मतलब है दुश्मन, तुम हमारी दुश्मन क्यों बन रही हो? इस पर भी किन्नरी बलाएं और भी खिलखिल कर हंसती हुई कहती है कोई राजकुमार तो आते ही होंगे, यानी कोई भी हमारे राजकुमार जो आपके ख्यालों में खोए होंगे, क्योंकि आप है हमारे इतने हंसी मजाक करने के पश्चात भी आप एक कोने में बैठकर है काल्पनिक दुनिया में खोओगे, तो जरूर राजकुमारी का इंतजार में खोए होंगे। वो चिढ़ जाती है। कौन चिढ़ जाती है? तो राजकन्या चिढ़ जाती है। नहीं तो हमने क्या बिगाड़ा है कि हमें छिड़कती है? यदि राजकुमारी के बारे में नहीं सोचे तो हम सभी सखिया तुम्हारा क्या बिगाड़े हैं? क्या हम कर दिए कि हमें बार बार दुत्कार रही हो, बार बार भगा रही हो? ओके। पर सखी यह नीलम का द्वीप है, बीच समुंदर साथ, देखिए बीच समुंदर साथ है तब धरती आती है, यहाँ तक कोई भी राजकुमार नहीं आ सकता। यानी नीलम का जो द्वीप है यहाँ बहुत दूर है, यहाँ पर कोई राजकुमार नहीं आ सकता है। राजकन्या सुनकर वहां से चल देती है। राजकन्या अपनी सखी की बातों को सुनती है और वहां से चल देती है, कुछ नहीं बोलती, कुछ नहीं बोलती। अप्सराएं किन्नरियों की खिलखिलाहट भी उसके पीछे चलती है। यानी राजकन्या उस स्थान से उठकर दूसरे स्थान जाती है, फिर उसके पीछे पीछे उसकी सखिया हंसी मजाक करते हुए चल देती है। उनका राजकन्या क्या मजाक उड़ाते चल देती है। तब राजकन्या हठात सोचती है सब झूठे हैं, पर सब जो अब कहते हैं तुम सब झूठे हो। यानी राजकन्या सभी अपनी सखिया को दुत्कारती है कि तुम झूठे हो। तो यह भीतर प्रतीक्षा कैसी? अभिषेक नहीं होना है तो रस इकट्ठा होकर मन की उभार की पीड़ा क्यों दे रही हो? जब किसी की भी आना नहीं है तो भीतर परीक्षण या निमंत्रण किसका ध्वनित हो रहा है? जब राजकुमार के बारे में ही नहीं सोच रही हो, तुम क्यों बार बार है हम सभी को दुत्कार रही हो? किसका वेट कर रही हो? ये पूछ रही है उनकी सखिया। जब किसी को भी आना नहीं है तो भीतर परीक्षण या निमंत्रण किसका ध्वनित हो रहा है? क्या किसी की भी नहीं तो आंगन पुष्पित प्रतीक्षापमान है। रोज रोज प्रायः सायं मैं उसे धो देती हूँ और आसन बिछा देती हूँ। क्या उस आंगन पर चलकर आसन पर अधिकार जमाने वाले सचमुच वह है? कोई नहीं आने वाला है। जो वो कहती है कि हम सुबह और शाम, प्रातः और शाम को हम सभी क्या करते हैं? आंगन की सफाई करते हैं, उसको सजावट करते हैं। तब आंगन आप ही आप पुष्पित क्यों उठता है? तो यहां पर बोला गया कि अचानक ये फूल क्यों खिल उठते हैं? ध्यान आएगा ही। यदि कोई नहीं अपने
कोई नहीं अपने पग चाप से उसे कांपता हुआ, कि अपने निक्षेपण से उस कंपन को मिटाता हुआ, तो क्यों मैं उस अपने वक्ष को रोज रोज आंसू से धोया करते हूँ। यानी ये कहती है कि वो राजकन्या है, एक कोने में बैठकर ख्वाबों के ख्याल में खोई रहती है, और कभी कल क्या होता है, उनकी आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं। क्यों है यह? क्या सब व्यर्थ है, सब झूठे हैं? किंतु नहीं, यह व्यर्थ नहीं है झूठे। किसी क्षण भी कटंकित हो उठने वाली मेरी पुष्पी देह मेरी प्रतीक्षा की साक्षी है, और वह मेरी प्रतीक्षा ऐसी सत्य है कि मैं कुछ भी और नहीं जानती। इस ओर यह सत्य है, तब उधर प्रति सत्य भी है। वह है कैसे नहीं, जो आएगा देखेगा, और जिसके दृष्ट स्पर्श से ही मैं जान लूंगी कि मैं नहीं हूं, मैं कभी नहीं थी, सदा वही था, वही है, और मैं उसी में हूं। ध्यान रखिएगा, जो आएगा और मेरे सब कुछ को कुचल देगा और कहेगा, अब तक तू भूल थी, अब मेरी होकर भी तू सच है। तू यह अलग कौन है? तू मुझ में है, वो ऐसा जो है वह है। मेरा अणु अणु कहते हैं कि वह है, वही है, मैं नहीं हूं। यहां पर ये बातें हो रहा, अपने आप से व्यतीत हो बातें कर रही है। आखिर मैं कौन हूं? क्या आने वाला है, क्या नहीं आने वाला? क्या पूरा हमारी काल्पनिक दुनिया सच है या झूठ है? यानी आपस में ये बातें करते रहती हैं। उनके मन की भावना प्रकट करने की बात किया गया है। ओके, प्रसाद अप्सराओं और किन्नरी कन्याओं से उद्यान बना रहता है। जो बाग बगीचे हैं, प्रसाद जो महले हैं, ये अप्सरा हो गया, ये फूलों से पूरा सजा हुआ रहता है। हरियाली रंगीन और जगमग होते हैं। राजकन्या की प्रसाधन सेवा ही उन सेविकाओं का प्रसाद अप्सरा और किन्नरी कन्याओं से उद्यान बना रहता है। हरियाली रंगीन और जगमग है। राजकन्या की प्रसादन सेवा ही उन सेविकाओं का काम है। यानी जो उन सेविका रहती है उनका काम होता है, जो उनकी सखियां होती है उनका काम होता है कि वह किसी भी तरह से राजकन्या को हंसी भरी माहौल में रखें, काल्पनिक दुनिया से बाहर रखें, और उनको सेवा में विद्यमान है, ताकि राजकन्या के कोई भी समस्या न रहे। ये और वे ऐसी हैं कि निशान उनकी विनोद लीलाओं पर पार नहीं। राजकन्या चारों ओर पुष्पहार के समान के ऐसी इंथी गुथी रहती है कि अब काश कहीं से संधित पाकर राजकन्या के पास नहीं आ सके। क्या पता उस अवकाश संधि में से फिर कोई प्रश्न है, कोई अभाव है, कोई अवसाद ही झांकने लग जाए। पर एक अभाव तो झांकने लगा ही, बाहर से नहीं, वह तो भीतर से ही झांक उठा। राजकन्या कुछ चाहने लगी, कुछ वह की जाने क्या। किन्नरी कन्याओं यह देख सोच में पड़ गई, और उसने क्या असावधानी हुई। क्या उसने राजकन्या के मन को कभी एक क्षण को भी अवशेष दिया? उस अपने प्रभु वैभवशाली इंद्र की आज्ञा पर जो राजकन्या की सेवाओं में नियोजित होती है, सो क्या उन्होंने अपने कर्तव्य में तनिक भी त्रुटि की है? फिर राजकन्या कैसे लक्षण दिखने लगे हैं। और वे किन्नरी बलाओं अत्यधिक तत्परता से राजकन्या की जी बहलाने में लग पड़ती है। यहाँ तक मैंने ये बताया कि राजकन्या है, जब हमारे अपनी सखिया कुन्नरियों को दुत्कारने लगती है, छिड़कने लगती है कि तुम हमसे दूर हट जाओ, तो जो किन्नरियाँ हैं उनकी सखिया ये सोचने लगती है कि मेरा काम है राजकन्या के आमोद प्रबोध में डुबोए रखना, सुख सुविधा में रखना। किंतु राजकन्या आखिर कोने में बैठकर सोचने लगती है, कभी आंखों में उसके आंसू झलक आते हैं। किन्नरियाँ कहते हैं, आखिर हम क्या किए हैं? यानी अपने आप को दोषनी भी लगती है कि राजकन्या के लिए जब हम सेवा में लगे हुए हैं तो पूर्णतः अपने जी जान से लगे हुए हैं, तो मेरे द्वारा कहीं गलत तो नहीं हुआ? ये बातें की जा रही है। बोली आओ राजकन्या खेलें, बोली आओ राजकन्या खेलें। राजकन्या ने फीकी मुस्कुराहट से कहा, खेलोगी? अच्छा खेलो। अब जब बार बार सखिया बुला रही, आओ खेला जाए, राजकन्या हंसकर जवाब देती है, ठीक है, अच्छा खेलो, खेला जाएगा। किन्नरी बोली, राजकन्या तुम ये कैसे बोलती हो? पहले हमसे ऐसे पराये भाव से नहीं बोलती थी। यानी राजकन्या है, कभी भी अपनी सखिया को दुत्कारी नहीं बल्कि सादर भाव देती थी। तब किन्नरियों के मन में आता है, क्या कारण है कि राजकन्या हमसे अलग तरीके से भाव दे रही है या व्यवहार कर रही है? तुम्हारा मन कैसा हो गया है? यानी तुम किस प्रकार रहने लगी हो? हमसे उदास रहती हो, और हमसे अलग होकर उदास क्यों बैठे रहती हो?
राजकन्या ने कहा, नहीं नहीं सखिया, मैं कहती तो हूं आओ खेलें। कहती है कि अरे अरे ऐसी बात नहीं है, मैं तो बोल रही आओ चलकर खेला जाए। लेकिन उनकी सखिया कहती है, पहले जैसे जिस भाव से, जिस चेहरे पर मुस्कुराहट होती थी, उस भाव से तुम नहीं बोल रही हो। किन्नरियों ने भीषण भाव से कहा, राजकन्या हम जानते हैं कि तुम्हारा चित्त हमसे उदास है, हमसे ऐसा क्या भूल गई है। किन्नरिया कहती है, नहीं हम जानते हैं कि तुम दिखावटी मन से बोल रही हो, आखिर हमसे क्या भूली है कि हमसे है छिड़क के उदास होकर कोना में बैठे रहती हो। राजकन्या उन सबके गले मिलकर कहने लगी, नहीं नहीं सखिया। राजकन्या भाव विभोर हो जाती है और सखिया के गले मिलकर कहती है, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, हम सब बचपन की संगनियां, हम बचपन से हम लोग साथ में रहे हैं, तुम्हारे बिना मैं क्या हूं, अरे तुम नहीं रहोगे तो हमारे भी ये स्थिति क्या रहेगी। ओके, चित्त कभी उदास हो जाता है, सो जाने क्यों, लेकिन कभी कभी मन उदास हो जाता है, आखिर क्यों ये हम भी नहीं जानते हैं। पर मैं तुम लोगों से अलग नहीं हूं, तुम्हारी ही हूं। तब राजकन्या कहती हैं अपनी सखिया किन्नरिया से कि मैं तुमसे अलग नहीं हूं, हम तुम ही से जुड़े हुए हैं, हम सभी एक साथ मिलकर ही आनंदित होते हैं, हंसी खिलौले करते रहते हैं। ओके, किन्नरियों ने कहा, तुम अब हमारी नहीं रह गई हो राजकन्या, तुम अकेली होती जा रही हो। किन्नरी कहती, नहीं राजकन्या, तुम हमारी अब नहीं रहोगे, तुम हमसे अलग हो गई हो। अकेली, अकेलापन तो हाँ, मुझे कुछ कुछ लगता है, ऐसा लगता है कि हमें अकेलापन महसूस हो रहा है, कुछ कुछ हो रहा है, तो मैं क्या करूं, लेकिन मेरे वश में नहीं है, अब मैं क्या करूं। पर अब मैं ऐसी नहीं रहूंगी। तब कहती है राजकन्या अपनी सखिया से कि अब हम उस प्रकार नहीं रहेंगे, जैसे पहले रहते थे, हम उसी तरह से रहने का प्रयास करेंगे। अकेलापन मुझसे सहा नहीं जाता है, क्योंकि इस अकेलेपन से, भारी बोझ से हम रह नहीं सकते हैं। किन्नरियों ने कहा, राजकन्या अब हमारा खेलने का अंत आ गया है, दिखता है जैसा भाग, किंतु राजकन्या दोस्त तो हमारा कोई नहीं है। अब किन्नरियों कहती है, नहीं अब अकेला रहने का भाव आ गया है कि तुम भी अब हमसे अलग अलग रहती हो, हम तुम्हारे पास जाते हैं, दुत्कार हमें देती हो। उस भाव से बातें नहीं करती थी जिस प्रकार बचपन में हम मस्ती करते थे। इस पर राजकन्या ने सबको एक एक करके अपनी छाती से लगा कर कहा, राजकन्या है उनकी भाव से, अपनी किन्नरियों की, अपनी सखिया के भाव से विभोर हो जाती है और उनको गले लगा कर कहती है, ओके नहीं नहीं सखिया, मैं खूब खेलूंगी। नहीं सखी, हम तुम्हारे साथ खूब खेलेंगे, खूब मस्ती करेंगे। कभी कभी चित्त मेरा बुरा बुरा हो आता है, कभी कभी हाँ हमें उदासपन आता है हमारे मन में। तब तुम यह मत समझो मुझे कलेश नहीं होता, तुम यह मत सोचो कि हमें दर्द नहीं होता है, दुख नहीं होता है, बल्कि मन पर उस वक्त बड़ा बोझ रहता है। अब मैं खुलकर खेला करूंगी, सच खूब खेला करूंगी। अब कहती है कि अब हम तुम्हारे साथ खूब मस्ती करेंगे, यानी बचपन की तरह जैसे पहले मस्ती करते थे उसी तरह से मस्ती करेंगे। अरे री राजकन्या, तुम कैसी बात करती हो, तुम खूब खूब खेला करेगी, तू भली खेलेगी। तू ये अपनी किन्नरी जो थी राजकन्या पे कटाक्ष करती है, तेरे भीतर इस पुष्पित आंगन के किनारे से लगा जो आसन बिछाया है और जो वहां एक एक बाट जो ही जा रही है, वह क्या झूठा है। यानी आंगन में चारों तरफ पुष्प से हमारा बिखरे हुए हैं, पुष्प बिखरे हुए हैं, तो क्या आपकी तुम्हारी बाट जो रही है कि नहीं जो रही है। तू जानती है वही तेरा सच है, फिर क्या तू खेल में उसे पूरी तरह बिखेर देकर निबट रहना चाहती है। पगली, यह चाहती है तो उसके करके देख। पर और राजकन्या क्या सचमुच खूब खूब खेलती रह सकती है, पर खिलौनों से कब तक कोई अपने को बहला सकता है। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा राजकन्या और सखिया के बीच में किस तरह से हमारा है हंसी मजाक होते होते ये बात सीरियस तक पहुंच गया। ऐसा लगता है कि दोनों अब दूसरे से पराये हो चुकी है, दोनों एक दूसरे को मनाने का प्रयास करती है, किंतु उनकी जो राजकन्या की जो सखिया थी, किन्नरिया थी, वो वहां से अलग होना अब स्टार्ट कर देती है। अगले दिन कहाँ गई किन्नरिया, अगले दिन वह राजकन्या खोजती है
कहाँ गई किनरिया, कहाँ गई अप्सराएं। अरे सब देख रही है, अगले दिन न किनरिया दिखाई दे रही है, न अप्सराएं दिखाई दे रही है। कहाँ गई गंधर्वला, न कोई गंधर्वलाएं दिखाई दे रही है। पुखराज के उस बड़े बड़े महल के बड़े बड़े आंगनों और कोष्ठों में राजकन्या भाग पकड़ देखाई, और राजकन्या एक कोना से दूसरे कोना वो दौड़ दौड़ कर किसको खोज रही है, अप्सराएं को खोज रही है, किन्नरिया को खोज रही है, गंधर्ववाला को खोज रही है, लेकिन कोई है दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ गई वे मन की परियां, कहीं भी तो कोई नहीं दिखता। क्या वे सपना थी, माया थी? पन्नों का महल ये देखाई, हीरे का महल देखाई। यानी पुखराज हो गया, पन्ने का महल हो गया, हीरे का महल हो गया, जो राजकन्या के तीन महल था, वो तीनों महल में पूरा एक स्थान से दूसरे स्थान खो जाती है, लेकिन कहीं भी उनकी किन्नरी गंधर्वलाएं ये दिखाई नहीं पड़ती है। यहां से वहां, वहां से यहां भटक कर उसने देखा, कहीं कोई नहीं है, कहीं कोई नहीं है। फूल है तो फीके है, यानी आंगन में चारों तरफ फूल खिले हुए हैं, लेकिन आज वही फूल राजकन्या के सामने फीके दिखाई देते हैं। ओके, पराग तो बिखरा हुआ है, जो है सुना है, सब सुना सुना आपका दिखाई दे रहा है। आई तुम कहां गई सखिया, मुझे छोड़ तुम कहां गई, दूर पास उसका प्रश्न टकराने लगा। तुम सच्ची नहीं थी क्या सखिया, फिर मुझे छोड़ क्यों गई। और यानी अब यहां से राजकन्या है, चारों तरफ सखिया को खोजते रहती है और देखती है, चिल्लाती है, वही आवाज उसके कानों तक फिर पहुंच कर आ जाता है। यानी वह उस टकरा के जवाब में भीतर मानो ध्वनित प्रतिध्वनित होता हुआ संबोधन भी सुनने लगता है। यानी राजकन्या चिल्ला चिल्ला कर अपनी किन्नरिया, अपनी सखिया को पुकारती है, लेकिन उनकी ये जो आवाज थी वो पुनः टकरा कर फिर उनके कानों तक पहुंच जाती है, जिसको प्रतिध्वनि कहा गया है। ओ राजकन्या, तुम अकेली कब नहीं थी, अब अकेली ना रहो। राजकन्या है, अब मन में आता है कि तुम तो पहले से भी अकेली थी, अब अकेली रहकर क्या फायदा। यानी हमसे तुम जब तक बहली तब तक हम थे, यानी जब तक सखियां उनकी किन्नरियां उनको बहलाने का प्रयास की तब तक वो साथ थी। तुमने अपना अकेलापन संभाला और हम जिस लायक थी उस लायक रह गई। राजकन्या, तुम्हारा अकेलापन तुम्हारा ही है, इसे वही लेगा जो इसके लिए है। ध्यान रखना, इस प्रकार यानी पहले पैराग्राफ में हम लोगों ने एक स्टोरी का फर्स्ट पार्ट में क्या देखा कि उनकी सखियां किन्नरिया जो गंधर्वलाएं थी बार बार राजकन्या को अपने तरफ लाने का प्रयास करती हैं, वो क्योंकि राजकन्या अपने ख्वाब में खोई थी, काल्पनिक दुनिया में खोई थी, एक मिथक दुनिया था के। तो किंतु राजकन्या उसको दुत्कारती है। और एक साइड में मैंने अब यहां से जो पढ़े उसमें देखा, जब उनकी सखिया किन्नरिया जब उनको छोड़ देती है, जब ये एहसास होता है राजकन्या का, तो राजकन्या अपने सखिया को तीनों महल में खोजते चलते हैं और कहीं नहीं दिखाई देती है। अब उनको अकेलापन का एहसास होने लगता है कि हम क्या किए, जो उस समय हमसे हंसी मजाक कर रही थी, हम दुत्कार दे रहे थे, लेकिन जब वो हमारी जिंदगी में नहीं है तो हमको किस प्रकार अकेला महसूस हो रहा है। तो यहां पर है, आई तुम कहां गई हो सखिया, मुझे छोड़ तुम कहां गई, दूर पास उसका प्रश्न टकराने लगा। तुम सच्ची नहीं क्या सखिया, फिर मुझे छोड़ क्यों गई। और वह टकरा कर जवाब भीतर मानो ध्वनि प्रतिध्वनित होता हुआ संबोधन भी उसने सुनने लगी। ओ राजकन्या, तुम अकेली कब नहीं थी, अब तक अकेली न रहो, हमसे तुम जब तक बहली तब तक हम थे। तुमने अपना अकेलापन संभाला और हम जिस लायक थी उस लायक रह गई। राजकन्या, तुम्हारा अकेलापन तुम्हारा ही है, इसे वही लेगा जो इसके लिए है। ध्यान रखना, मैंने ये दोबारा स्टोरी को इसलिए पढ़ा, ये राजकन्या का व्यथा को दिखाया गया कि अब उसके मन में किन किन बातों की हलचलें हो रही है। राजकन्या कहना चाहने लगी, नहीं नहीं नहीं, अब मैं अकेली नहीं रहूंगी। राजकन्या कहती है, नहीं नहीं, अब हमसे अकेला नहीं रह पाएंगे, तुम सब आ जाओ। और अपनी सखिया किन्नरिया को बुलाने का प्रयास करती है। मैं बस अब खेलती रहूंगी, दिन रात छोड़कर अब तुम्हारे संग ही खेलते रहेंगे। ओके पर अपने ही उत्तर में वह सुनने लगी, यह झूठे है राजकन्या, तुम वह नहीं है, तुम खेल नहीं है तो उनसे अकेली है, यद्यपि अंत तक अकेलापन
अकेलापन छल है। अब राजकन्या के मन के अंदर बातें चल रही है कि हम गलती किए हैं, कि जब वो लोग मेरे पास आई तो हम दुत्कारे हैं, हमको लगा कि हमें तंग कर रही है, जब हमारे सामने सखिया नहीं है तो हम अकेलापन महसूस हमें हो रहा है, जो जीने नहीं दे रहा है। अब इनके मन में व्यथा चल रही है। पहले एक पल पल बीते, दिन बीते, मास बीते, यानी एक एक पल बीत गया, दिन बीत गया, महीना बीत गया। राजकन्या पुखराज, पन्ने और हीरे के अपने महलों के बड़े बड़े आंगनों और कोष्ठों में घूम घूम कर परखने लगी कि वह एक ही है, एक है, अकेली है। यानी पूरा अब आपका है, तीनों महल छान आती है, उसको सिर्फ उसके अलावा कोई नहीं दिखाई देता है। कहीं कोई नहीं है, कहीं कोई नहीं है। महल है तो जितने बड़े हैं उतने ही वीरान है, यानी जितना बड़ा महल है उतना ही हमें वीरान यानी अकेलापन का एहसास हो रहा है। हवा उनमें से साए साए करते हुए निकल जाती है। समुद्र के जल सीढ़ियों पर पछाड़ खाता है, और जब हवा बहती है तो एक कोना से दूसरे हमारे खिड़की से निकल जाती है। जब समुद्र की लहर वो बह रही है तो उसकी आवाजें हमारी कानों तक पहुंच रही है। पक्षी आकर ऊपर ही ऊपर उड़ जाते हैं, बादल जहां थे वहां भागते रहते हैं। आसमान गुंबद सा नीला नीला निर्विकार खड़ा रहता है, और राजकन्या पाती है उसका कोई नहीं है, कोई नहीं है, वो अपनी ही है। लेकिन क्या वो अपनी ही है? यानी यहां तक हम लोगों ने इस कहानी के बारे में पढ़े कि किस प्रकार जैनेन्द्र कुमार ने एक ऐसी मनोकामना, एक मिथक कहानी को दर्शाया है, एक राजकन्या के अकेलापन को दिखाया है। यह ध्यान रखिएगा। बीते पलों के बीच काल स्थिरता से देख रहा है। राजकन्या के मन के भीतर निमंत्रण और निवास झड़क कर दे रहा है, अति बाहर यह सब मौन है। वह मंत्र की निरंतर जागृत ध्वनि ही उसका सहारा है, नहीं तो एकदम सब शून्य है, सब व्यर्थ है। उसके भीतर जो प्रतीक्षा है वही सब निस्तार के बीच में सागर सत्य है। जब प्रतीक्षा है सत्य है, वह असत्य कैसे जिसकी प्रतीक्षा हो। जब प्रतीक्षा में कर रही हूं तो प्रतीक्षा को समाप्त कर देने या उससे असमाप्त रखने वाला भी है। वह नहीं है तो मैं ही नहीं हूं, पर मेरे भीतर की झंकार तो है ही। तब उसको धारणा करने वाली मैं ही हूं, और तब उसको ध्वनित करने वाला वही है। और यानी यहां पर यह देखा जा रहा है कि जब राजकन्या है महल के चारों तो घूमकर आई, आवाज दे रही है, वो देखकर खड़े रह रही कि आकाश बादल चिड़िया एक स्थान से दूसरे स्थान घूम रहे हैं, मेरे अलावा अब उसको सुनने वाला देखने वाला कोई नहीं है। हमें अकेलापन का एहसास अब हो रहा है। अब यहां से परमास बीते, परमास बीते, अब भी वर्ष बीत गया, शताब्दी भी बीत गया, युग बीत गए। महल के बड़े बड़े आंगन प्रकोष्ठ में खड़े स्तंभ, ऊपर की छतें, सामने की दीवार और चारों ओर का शून्य गुजा गुजा कर कहता है कोई नहीं है। यानी कई साल बीत गए, कई शताब्दी बीत गए, लेकिन अब उनकी सखी सहेलियां किन्नर गंधर्वलाएं सब गायब हो जाती है, कोई नहीं है। अरे ओ राजकन्या, बस काल ही है, काल है जो बीतने का नाम है, काल है जो मौत का भी नाम है। अरे राजकन्या, बस कहीं और कुछ नहीं है। के पर राजकन्या के भीतर जो एक मंत्रोच्चारण की ध्वनि हो रही है, उसे इनकार करे तो कैसे, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। यानी अब है राजकन्या के मन के अंदर जो झंझकार उत्पन्न हो रहा है, जो अपनी ही आवाज उसको सुनाई दे रही है, वो कैसे उसको झुठला सकता है। इसमें काल की चुनौती मिलती है तो भी क्या, वह है नहीं तो मैं किसके लिए हूं। अपनी प्रतीक्षा के लिए मैं हूं और मेरी प्रतीक्षा उसके लिए है। हवा सनसन करके उसमें कानों में से भाग जाती है। समुद्र की हाहाकार चेतना को दबोच लेना चाहती है। काल आकर उसके सब कुछ मानो रौंद हुआ है, उसके ऊपर से जाकर भी नहीं जाता, वो भागता हुआ उसके ऊपर हटा खड़ा रहता है। ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर क्या कि सब कुछ कोई नहीं है, लेकिन हमारे मन की जो ध्वनि चल रही है और जो काल वाइज यानी समय वाइज समय बीतते जा रहा है, वो कभी समाप्त नहीं होने वाला है। हम उसकी प्रतीक्षा करते जा रहे हैं।
राजकन्या को लगता है मानो एक अट्टहास कह रहा हो कि ओ राजकन्या देख चारों ओर सब खोखले हैं कि नहीं, ओ राजकन्या देख चारों तरफ खोखले हैं। अरे ओ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तेरे मन के भीतर का राग एक रोग है। अब तुम्हारे मन में जो चल रही भावना ये एक प्रकार का रोग है। मत बीत और मत अपने आप को बिता। राजकन्या कहीं कोई नहीं है, कहीं कोई नहीं है, धरती दूर है, बीच में समुद्र साथ है और आने वाले राजपुत्र कहीं कोई नहीं है। यानी राजपुत्र की जो भावना लेकर बैठी वो भी कुछ नहीं है, कोई नहीं है कहकर एक बार की कोई नहीं है, फिर देख कि मैं ये सब किनरियों पलक मारते में तेरे पास आती है या नहीं, वह सब मेरी बांदिया है, वांदिया है। राजकन्या पुकारना चाहती है, ओ मेरी सखिया मुझे दे दो, मुझे दे दो, पर जिसके लिए मैं हूं वह तो है, वह है, नहीं तो मैं नहीं हूं। यहाँ पर देखिएगा किस प्रकार जैनेंद्र कुमार ने एक राजकन्या के मन के अंदर की जो भावना थी ऐसा प्रकट किया कि जो हमारे सामने घटना घट रही है। उसके इस बातों पर मानो 28 और सहस्त्र गुणित होकर उसके चारों ओर व्याप्त हो जाता है, मानो उसे लील जाना चाहता है। तब राजकन्या आंखें मूंद कर, कान मूंद कर, प्राणपण से भीतर हो ही कह उठती है, तू है नहीं आया, तो भी तू आ ही रहा है, तू आने के लिए ही नहीं आया है। इस तेरी ठगाई में आकर मैं प्रातः संध्या तेरे आंगन का धोने में चूक करने वाली नहीं हूं। मत आओ, लेकिन हम इंतजार करेंगे, सुबह शाम इस आंगन की सफाई करेंगे और हम इन आने का इंतजार करेंगे। ओ छलिया, जो नहीं आने वह नहीं आना, पर क्या यह हंसने वाला काल बलि नहीं जानता? पर मैं जानती हूं, सुन ओ सुन, मैं और मेरी प्रतीक्षा हम दोनों तुझसे टूटने के लिए ही टिके हैं, नहीं तो हम होते ही क्यों, तू आएगा और मैं टूटकर कृतार्थ ही रहूंगी। इस प्रकार यहाँ पर है राजकन्या बातें कर रही है और चारों ओर होता हुआ 28 चित्कारिया का रूप धारण कर लेते, मानो सहस्त्रों कंकाल दांत किटकिटाकर विकट रूप से गर्जन कर रहे हैं। हवा प्रचंड उठी, समुद्र दुर्दनाथ रूप से महल पर फन पटक पटक कर फुटकार करने लगा। जान पड़ता है सब ध्वस्त हो जाएगा। यानी चारों तरफ जो महल था, यानी समुद्र की हवाएं चल रही है, ठंडी को इस प्रकार चल रही है मानो की कंकाल की दांत आपस में टकरा रहे हैं। वो इस आतंककारी प्रकृति के रूप की राजकन्या भैंस से कांप उठती है और जो अकेला एहसास होता है तो वो आपका है हमारे समुद्र की लहरों से, हवा की झंकोरों से, ये ठंडी हमारी मौसम से के कारण वो कांप उठती है और डर जाती है, पर वह जपती रही है, तू है तू है। अब यहाँ कहते नहीं हम अकेला नहीं, तू है, तू जरूर मेरे पास आएगी। थोड़ी देर में किसी ने उसके भीतर ही जैसे हंसकर कहा, आई बड़ी राजकन्या, आई हो बड़ी राजकन्या बने, पगली ठीठ ठीठ कर, मैं यहाँ अलग हूँ और अरे कहीं मेरे सिवा कुछ है जो डरती है, वह कह क्यों नहीं देती कि मैं नहीं हूँ। तुम क्यों अपने मन की लालसा बनाए कि नहीं है, कह दो कि नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो तेरे नहीं हूँ, मेरे ही रहूंगा। सुना, अब आंख खोल और हंस। उस समय राजकन्या दोनों हाथों से पूरे जोर जोर से अपने वक्ष को दबा लेती है, यानी इस कारण अपनी छाती को दबा लेती है और उसके सारे गात में पुलक हो जाता है। वह यह सब कैसे सहे, उसके मुंह से हर्ष की एक चीख निकली, मानो पागल हो गई है। क्षण भर बाद उसने आंख खोली, देखती है सब और वसंत है और महल के द्वार पे किन्नरी बालाएं भांति भांति की उपहार लिए बढ़ती चली आ रही है। पास आने पर राजकन्या आने कैसी मुस्कुराहट से कहा, तुम आ गई, यह क्या क्या लिए आ रही हो? किन्नरी बालाओं ने उपहार है, यह राजपुत्र की इच्छा अनुसार हमें लाने का कहा गया है। फिर अब है हमारा देखती है कई वर्ष को बीतने के बाद फिर से हमारे चारों तरफ बसंत का मौसम आ गया है और बसंत का मौसम आते ही किन्नरिया, गंधर्व बालाएं, परियां फिर से आने लगती है और पूछती है कि तुम्हारा हम इंतजार कितने वर्षों से, कितने शताब्दियों से किए हैं, सखिया तुम कहाँ थी? तब ये सखिया क्या करती है और अपने साथ गिफ्ट लेता है, उपहार लेकर आती है और कहते हैं, ए राजकन्या ये पकड़ो, ये उपहार तुम्हारे लिए और राजपुत्र को देना। ध्यान रखिएगा, अब फिर यहाँ पे चिढ़ाने लगती है। शुरुआत का है, आप लाइन को याद कीजिएगा। उनकी सखिया
जो राजकन्या को राष्ट्रपुत्र का नाम से चिढ़ा रही थी, फिर यहां पर उन्होंने चिढ़ाना स्टार्ट करती है। किन्नरी बालाओं ने कहा उपहार है, ये राजपुत्र की इच्छा अनुसार हमें लाने को कहा गया है। अब उन्होंने किन्नरियों ने कहा ये राजपुत्र ही हमको भेजे हैं कि लो ये उपहार। राजपुत्र कैसा राजपुत्र? अभी हमारे आगे इसकी सवारी आ रही है राजकन्या, सचमुच वह कहाँ गए? राजकन्या मुस्कुराहट कहा कौन राजपुत्र जी? ओके, एक तो आए थे, उनको मैंने कैद में डाल, एक तो आए थे राजपुत्र को मैंने कैद में डाल दिया, अब वह उपद्रव नहीं करेंगे, हमारे द्वीप में उनका क्या काम? क्यों सखिया? अब कहती है अरे राजपुत्र अब हमारे द्वीप पर नहीं है, उनका इस काम इसका क्या, उनका क्या काम है? ओके, एक आए थे जिसको हम कैद में डाले, यानी मनोभावना की बातें कहा गया। मन में जो बातें कही जा रही थी, राजकुमारिया के मन में चल रहा था, उदास होकर बैठे थे, अब उस उदासी को हमेशा के लिए समाप्त कर दिए और दोनों हाथों खोलकर अपनी सखिया का इंतजार कर रही है और उसका स्वागत कर रही है। इसके बाद राजकन्या उठकर अपनी किन्नरियों सखियों के साथ एक एक से गले मिली। अंततः वह हर प्रकार के क्रीड़ा में मनोभाव से भाग लेने की लगी और अवसाद उसके पास नहीं रहा। अब जैसे ही बसंत का मौसम आया और किन्नरी बालाओं और आपका है गंधर्व परियां जब यहाँ एंट्री करती हैं, प्रवेश करती हैं, तो राजकन्या उनको बाहों खोलकर उनका गले लगती है और स्वागत करती है और कहती है कि हमारे मन में जो उदासी की भावना थी हमेशा के लिए समाप्त हो गया, हम जैसे पहले रहते थे और वैसे रहेंगे। और हर क्रीड़ा में, हल खेल में वो भाग लेना प्रारंभ करती है। इस प्रकार हम लोगों ने एक पढ़ा नीलम देश की राजकन्या के बारे में, आप लोग आपके सामने डिस्कशन किए। तो प्यारे मित्रों, मैं आपसे यह कह दूं कि राजकन्या ये कहानी है, एक बार समझिएगा किस प्रकार से अब यहाँ से क्वेश्चन एराइज हो सकता है। जैसे मैंने नीलम देश की राजकन्या में रैपिड फायर क्वेश्चन आंसर तैयार आपके लिए किया है कि इस प्रकार आप लोग को पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे यही कहूंगा कि हमारी जो कहानियां हमारे द्वारा जो बताई जा रही है, इस कहानी को अच्छी तरह से पढ़ो और समझो और क्वेश्चन स्टार्ट करो। या नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे संबंधित आने वाले किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन रहेंगे उसको हम करेंगे। ओके, धन्यवाद। प्यारे मित्रों, जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो सभी को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रगण तक भी पहुंचाइए। और जेएसएससी का हमारे यहाँ स्पेशल बैच भी प्रारंभ हो रहा है। ओके, चलिए, ओके, धन्यवाद।